हेलो फ्रेंड्स, सभी दोस्तों का स्वागत है। आई एम हेमंत अग्रवाल, होस्ट एंड कोऑर्डिनेटर of webinar conducted by chshelpforum.com. Today we are going to be talking about society documents, applying for them, कैसे मिलना है, कैसे अप्लाई करना है, मैनेजिंग कमेटी रिफ्यूज करती है तो क्या करना है, मैनेजिंग कमेटी के ऊपर पनिशमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, वगैरह वगैरह। हमारे आज के वेबिनार के स्पीकर हैं श्री कुलदीप सिंह साहब, जिनको कई सालों का एक्सपीरियंस है, हाईली एक्सपीरियंस्ड इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो सोसाइटी मैटर्स. He has served as a chairman for his society for some period. That's about, I think, 1 or 2 terms. And he has seen lots of ups and downs happening in his society and faced lots of resistance also from other managing committee members, from normal members. तो उन्होंने वो सब कैसे हैंडल किया, बाकी इगोइस्टिक मैनेजिंग कमेटी, आज के मैनेजिंग कमेटी, तो इसके बारे में हम आज उनसे सुनेंगे, उनका तजुर्बा लेंगे ताकि हम सभी को बेनिफिट हो जाए कि सोसाइटी में डॉक्यूमेंट्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, उसके नतीजे क्या क्या हो सकते हैं और कई चीजों के लिए. बिफोर आई एक्चुअली इनवाइट कुलदीप सिंह साहब to lecture on today's topic, I would like to give a few basic details कि सोसाइटी क्या चीज है, मैनेजिंग कमेटी क्या चीज है, डॉक्यूमेंट्स क्या है क्या नहीं है, वगैरह वगैरह. मैनेजिंग कमेटी आपके सोसाइटी की ट्रस्टी होती है. ट्रस्टी के साथ में दे आर द कस्टोडियंस ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन द सोसाइटी ऑफिस. मैनेजिंग कमेटी से जनरल मेंबर्स कोई डॉक्यूमेंट पूछना और मैनेजिंग कमेटी डिमांडिंग, और that is members demanding any private documents or managing committee giving away private documents of any other member is a criminal offense. तो as a member आप दूसरे के private documents डिमांड नहीं कर सकते, और एज ए मैनेजिंग कमिटी आप दूसरे मेंबर के प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और किसी को नहीं दे सकते. यू आर प्रिवी टू दैट पर्टिकुलर ट्रस्ट. अगर आपने दिया हुआ है या मांगा है तो देन इट अमाउंट्स टू वेरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस आल्सो. प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स का मतलब हो गया दूसरे मेंबर के एग्रीमेंट्स, दूसरे मेंबर के नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट्स, दूसरे मेंबर के मॉर्गेज यानी लोन डॉक्यूमेंट्स वगैरह, दूसरे मेंबर ने अगर कोई कोर्ट प्रोसीडिंग्स किया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स, कोई भी सरकारी नोटिस आई हुई है उस मेंबर के विरुद्ध में, कई बार आती है जीएसटी की तरफ से आ जाता है, इनकम टैक्स की तरफ से आ जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स के असेसमेंट डिपार्टमेंट से भी आ सकता है, एंड देयर विल बी सो मेनी अदर रीजंस that the society will be receiving documents from government authorities. So those are all classified as private documents. So you as a member cannot ask, you as a managing committee cannot give so and so private documents. If members' private documents are shared, मतलब दे दिया और demanded, then civil law and criminal law offenses, उनमें से उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ. एक हो गया ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, एक इंटिमिडेशन हो गया, न्यूसेंस हो गया, harassment, causing losses to the member in various aspects. जिस आप अगर साधारण मेंबर हो और आपने दूसरे किसी मेंबर का डॉक्यूमेंट पूछा तो आप पर वेरियस एलिगेशंस, तोहमतें, इल्जाम लगाए जा सकते हैं और आपको क्रिमिनली भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है. आज हम बात करने वाले हैं कि सोसाइटी के डॉक्यूमेंट सोसाइटी के कानून के अनुसार आप किस तरह पूछ सकते हैं. पिछले वेबिनार में हमने आरटीआई का सहारा लिया था कि आरटीआई के माध्यम से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट सोसाइटी का कैसे पूछ सकते हैं और कौन से अथॉरिटी के माध्यम से पूछ सकते हैं. कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि आप सोसाइटी के मेंबर ही होना चाहिए. इवन ए पब्लिक पर्सन, बाहर जो नीचे पान वाला बैठा हुआ है वो एक नॉन मेंबर है, वो भी सोसाइटी का डॉक्यूमेंट्स, नॉट प्राइवेट डॉक्यूमेंट. प्राइवेट डॉक्यूमेंट की परिभाषा हमने अभी चर्चा में सुना. बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी का एक्ट हो गया, रूल्स हो गया, बायलॉज हो गए, मिनट्स हो गया, बैलेंस शीट्स वगैरह हो गए, जनरल बॉडी के मिनट्स हो गए या मैनेजिंग कमेटी के मिनट्स हो गए, और सोसाइटी में और कोई भी डॉक्यूमेंट है इंक्लूडिंग योर आईजे रजिस्टर्स वगैरह वगैरह, ये सब कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति उस चीज को पूछ सकता है. तो साधारण व्यक्ति एक एप्लीकेशन बना सकता है अंडर आरटीआई, अंडर सेक्शन 2(f) read with section 161 of the MCS Act,
161 एमसीएस एक्ट डिफाइन करता है कि वो जो डेप्यूटी रजिस्ट्रार है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एक डीम्ड पब्लिक सर्वेंट है, वगैरह वगैरह। तो इनके पास में आप ये वाले सेक्शन में एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट रेड विथ 161 ऑफ द एमसीएस एक्ट आप पूछ सकते हो, और सोसाइटी के ऑफिस के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसके सर्टिफाइड प्रति के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपको मेंबर ही होना है। एक पब्लिक पर्सन, दूध वाला, पान वाला, चाय वाला, किराने स्टोर वाला, कोई भी दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी फाइल कर सकता है। तो ही कैन फाइल, वो एक नॉन मेंबर है, ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 89A, और वो डेप्यूटी रजिस्ट्रार को बोल सकता है कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सू मोटू, मतलब आप अपने खुद के अधिकार क्षेत्रों को यूज करते हुए सोसाइटी का इंस्पेक्शन कराइए, क्योंकि मुझे शक है कि ये सोसाइटी एमसीएस रूल वगैरह वगैरह के हिसाब से कार्यवाही नहीं कर रही है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सेक्शन 89 का अर्जी करने के लिए आपको सोसाइटी का एक मेंबर होना है। 100 रुपए का टिकट लगाना है वहां पे, वो टिकट लगाते ही अधिकारी को आपके अर्जी पर कार्यवाही करना है या तो रिजेक्ट कर देना है। उसको अधिकार रिजेक्ट करने का कोई प्रश्न नहीं आता, क्योंकि उसे उसका ड्यूटी से कार्यवाही करना हुआ। ये आपको एक सिटीजन चार्टर में भी इसका रेफरेंस मिल जाएगा, उसका सर्विस रूल्स में भी मिल जाएगा। पब्लिक पर्सन यानी कि नॉन मेंबर कैन फाइल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 89A फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिकॉर्ड्स, और he can also file an application under section 83 and request deputy registrar to hold a suo motu inquiry. suo motu का मतलब है अधिकारी को बोलना है कि आपके पास ये अधिकार है, आप इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये इंक्वायरी करिए। सो 83 इंक्वायरी के लिए हो गया और 89 इंस्पेक्शन के लिए हो गया। आप किस चीज का इंस्पेक्शन के लिए या इंक्वायरी के लिए बोल सकते हो कि भाई सोसाइटी में ये सारी संभावना है, ये सारी गलतियां का, ये लोग बायलॉज फॉलो नहीं कर रहे, ये रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, तो फाइनेंशियल कंडीशन सोसाइटी की ठीक नहीं है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, एग्जाम्पल दे दीजिए, और वहां से आप उस चीज को इंक्वायरी है या इंस्पेक्शन आप शुरू करा सकते हैं। कानूनी तौर पे ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर ही ये इंस्पेक्शन 89A वाला या 83 के अंदर इंक्वायरी के लिए अप्लाई कर सको। तो ये सब चीजों के बारे में आगे जानने के लिए मैं इनवाइट करता हूं कुलदीप सर को। कुलदीप सर ने पहले भी हमें अपना ज्ञान दिया हुआ है अलग टॉपिक पे। आज हमने उनको फिर से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कम and share your different type of knowledge, share your experiences with our friends over here. So I invite Kuldeep sir to share your knowledge and experiences with our friends here. Please take over and proceed. Thanks. Over to you, Kuldeep sir. नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपको इस वेबिनार में आपका स्वागत है। जैसे कि हेमंत अग्रवाल सर ने प्रीएम्बल आपको बता दिया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट के अलावा डॉक्यूमेंट जो जनरल पब्लिक के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको कैसे आप पा सकते हैं और उसमें क्या क्या अड़चने आ सकती हैं, मैनेजिंग कमेटी क्या क्या अड़चने डाल सकती है, और हम क्या क्या तरीका अपना सकते हैं, मेंबर क्या क्या तरीका अपना सकते हैं ताकि वो अपने जो डॉक्यूमेंट चाहते हैं वो मैनेजिंग कमेटी से पा सकें। तो इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बोलना शुरू करूं, 2 लाइनें बोलनी चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वाज पायनियर इन मेकिंग लॉज फॉर द कोऑपरेटिव लिविंग और द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव लिविंग। ये जैसे कि अपनी दूसरी सोसाइटीज होती हैं, शुगर मिल्स की होती हैं और कोई इंडस्ट्रियल सोसाइटीज होती हैं, उनके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज के लिए भी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ही एक ऐसा पहल की थी या कदम उठाए थे, जो कि 1960 में उन्होंने एक एक्ट बनाया था और उसी के तहत 1961 में उन्होंने रिलेटेड रूल्स बनाए थे। आइडिया बड़ा अच्छा था, कॉन्सेप्ट बड़ी अच्छी है, आज भी कॉन्सेप्ट अच्छी है, लेकिन ये चंद काफी सालों में, पिछले 60 सालों में से ज्यादा, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हुई थी
उसमें काफी बदलाव आए हैं, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सोचा था शायद वैसे नहीं, एक गलत तरीके से। तो हुआ क्या कि चाहे छोटी सोसाइटी हो, चाहे बड़ी सोसाइटी हो, चाहे वो 50 मेंबर हो, 20 मेंबर हो, चाहे 600 मेंबर हो, तो एक मतलब कि मेंबर्स ने अपना अधिकार वोटिंग के टाइम पे एक्सरसाइज करके एक मैनेजिंग कमेटी चुन ली, और चुनने के बाद उनको देखरेख करने के लिए दिन की जो डे टू डे मैनेजमेंट है उसको सोसाइटी को रन करने के लिए उनको अधिकार दे दिया। लेकिन मेंबर्स ये भूल गए आहिस्ता आहिस्ता कि वो अगर मेंबर नहीं है कमेटी के, तो बाहर बैठे भी उनकी आंखें, उनके कान कि सोसाइटी में क्या हो रहा है, मैनेजिंग कमेटी कैसे काम कर रही है, ये उनकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अधिकार तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है एज ए मेंबर? हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य ये है कि हम अपनी आंखें और कान खुले रखें और हम देखें कि भी मैनेजिंग कमेटी ठीक तरह से सोसाइटी चला रही है, या और रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चला रही है, बायलॉज के हिसाब से चला रही है, या वो अपनी मनमानी करनी उन्होंने शुरू कर दी है। आप सब लोगों का कितना एक्सपीरियंस है, आप सोसाइटी में रहते हो, मेरे को भी सोसाइटी में रहते 2 सदियों से ज्यादा, 2 डिकेड से ज्यादा हो गए, 20 साल से। तो ये देखने में अक्सर आता है कि जब हम अपना ड्यूटी एब्डिकेट कर देते हैं या अपनी हम ड्यूटी करनी छोड़ देते हैं, तो एक बेलगाम घोड़े की तरह मैनेजिंग कमेटी जो है वो अपने दिशा में, जो उन्होंने दिशा तय करी हो, उस दिशा में भागना शुरू कर दे। तो सारी प्रॉब्लम जो हैं वो इसीलिए आती हैं कि हम चुकन्ने नहीं रहते, हम देखते नहीं हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अभी आपको मालूम है एक लॉ बना है कि एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर। एक्टिव मेंबर वो है जो 5 साल में कम से कम एक बार सर्वसाधारण मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करता है सोसाइटी, और नॉन एक्टिव मेंबर वो है जो 5 साल में एक भी सर्वसाधारण मीटिंग या एजीएम अटेंड नहीं करता है, जनरल बॉडी। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ये रूल बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मेंबर्स ने घर ले लिया, मेंबर बन गए, सोसाइटी में रहना शुरू कर दिया, लेकिन आंखें भी बंद और कान भी बंद, ना कुछ देखना है। गांधी जी की तरह बुरा मत बोलो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, और ये भी नहीं देखो कि खर्चा किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जनरल बॉडी मीटिंग में भी जाते नहीं है। 5-5 साल, 6-6 साल, 10-10 साल उनको नॉन एक्टिव मेंबर घोषित कर दिया जाता है कि तुम तो कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो, और उनके अधिकार भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को हमको बहुत ध्यान में रखना है कि हमारे राइट्स हैं। मैं आपके राइट्स के बारे में आपको बताऊंगा, डॉक्यूमेंट्स के राइट्स के बारे में, लेकिन हमारी जिम्मेवारी जो है वो हमारी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितने हमारे राइट्स हैं। हमको मैनेजिंग कमेटी को बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ना नहीं है। तो अभी मुद्दे पे आते हैं। जो आज का विषय है वो है कि भाई हम मेंबर्स जो हैं वो जो नॉन प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं मैनेजिंग कमेटी से। तो इसका प्रोविजन जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र एक्ट में जब बनाया था 1960, तो एक सेक्शन 32 उन्होंने लिखा था, और वो 32 सेक्शन में उन्होंने बोला था कि भी हर एक मेंबर का ये अधिकार है कि वो सर्टन जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी 2 चीजों की मैं बात कर रहा हूं, एक इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन सोसाइटी ऑफिस, जबकि सोसाइटी ने तय किया हो कि भाई आप इस दिन आके, इस समय आके, पहले इंटीमेशन देके आप आके जो भी आपको चेक करना है कर सकते हैं। फॉर द पर्पसेस ऑफ a copy of Act, rules and bylaws, last audited annual balance sheet, profit and loss account,
list of members of committee, register of members, minutes of general meeting, minutes of committee meeting, and those portions of books and records in which his transactions have been recorded. तो ये सेक्शन 32 जो है उसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि ये आपका अधिकार है, ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके ये चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट चाहिए हो तो आपको जो है वो कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जिसके लिए महाराष्ट्र जो रूल्स सोसाइटी के हैं, रूल नंबर 27, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन रखी हैं, लेकिन वो आज के दिन में वो रिकमेंडेशन जो पैसे के इतने डॉक्यूमेंट हो तो आपको इतना पैसा चार्ज करना है, लेकिन अभी क्या हुआ, क्योंकि और यहाँ बायलॉ में जो लिखा हुआ है, तो बायलॉ एक 171 बायलॉ है जिसमें ये लिस्ट दी हुई है, और ये बायलॉ 171 बड़े स्पष्ट तरीके से ये भी कुछ 13 जो डॉक्यूमेंट्स है उनके बारे में चर्चा करते हैं, और वो लिखते हैं कि भी अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बायलॉ चाहिए तो 5 रुपीज पर पेज, अगर एप्लीकेशन ऑफ मेंबरशिप सोसाइटी तो 25 रुपए, अगर आपको शेयर सर्टिफिकेट डुप्लीकेट चाहिए 100 रुपया, ऐसे करके उन्होंने पूरे ये लिखे हुए हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अगर ये सब कुछ दिया हुआ है, एमसीएस एक्ट में दिया हुआ है, बायलॉ में दिया हुआ है, सोसाइटी बायलॉ में, तो फिर दिक्कत किस बात की है? मेंबर साहिबान, दिक्कत वहां आती है जहां मैनेजिंग कमेटी की नीयत साफ ना हो, और वो मैनेजिंग कमेटी की नीयत वो आपको डॉक्यूमेंट ना देने चाहें, और हम प्राइवेट डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहे हैं जो हेमंत सर ने बताए थे, हम जनरल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। मान लो आपकी सोसाइटी में आपकी बिल्डिंग की रिपेयर चल रही है, और आप जाके बोलते हैं, सेक्रेटरी को लेटर देते हैं कि मैं जिस टाइम पे आपने तय किया है, मैं उस टाइम पे आके जो रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है बिल्डिंग रिपेयर का, मैं उसको आके पढ़ना चाहता हूँ। तो अभी आप देखेंगे एमसी जो है कई बार बोल देती है नहीं, वो तो सेक्शन 32 में नहीं दिया हुआ है, वो बायलॉ 171 में नहीं दिया हुआ है। तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप बिल्डिंग का जो कॉन्ट्रैक्ट है, रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट, वो आके सोसाइटी में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, और अगर आपको उसकी कॉपी चाहिए तो 10 रुपए पर पेज के हिसाब से कॉपी हम नहीं दे सकते आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज एन एम्बिग्विटी, यानी कि जो रूल्स, जो हमारा एक्ट है उसमें और बायलॉज में जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट किए हुए हैं, उसमें सारे डॉक्यूमेंट लिस्ट नहीं किए हुए। जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं वो लिस्ट नहीं किए हुए हैं। मान लो मैं उदाहरण देता हूं कि मैं कोई चिट्ठी लिखता हूं सोसाइटी को, और उसकी कॉपी में डिप्टी रजिस्ट्रार या जॉइंट रजिस्ट्रार को भेजता हूं। सोसाइटी उसका जवाब देती है, मेरे को कॉपी नहीं बनाती है वो, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो मैंने इनको चिट्ठी दी थी, वो जो कॉपी मैंने जॉइंट रजिस्ट्रार को दी है, इन्होंने मेरे को जवाब उसका क्यों नहीं दिया है। तो अगर मैं सोसाइटी को बोलता हूं कि भाई मेरे को वो सोसाइटी की कॉपी, मेरे को जो आपने रिप्लाई बनाया देखना है, तो वो उचित है और उचित नहीं है, लेकिन वो बोल देंगे आपको कि भाई ये आपका अधिकार नहीं है, क्योंकि ये 171 और सेक्शन 32 में नहीं दिया हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सोसाइटी में बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो टोटली प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं, जो प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, जो जनरल का जो काम के, आपने साफ सफाई वाले का कुछ कॉन्ट्रैक्ट देखना है, आपने सिक्योरिटी वाले का कुछ देखना है, तो आपको सोसाइटी मना नहीं कर सकती है, चाहे वो नहीं लिखा हुआ है एक्ट में और बायलॉज में। मैं एक चीज और इधर आपको बताना चाहूंगा, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं हम, ये इसमें कोई नेशनल सीक्रेट नहीं है इसमें। There cannot be any secret in the cooperative society
as far as the working of the committee and the related documents are concerned. अरे भाई, ये मेरा अधिकार है. आपने एक वकील को ले लिया है आपने किसी काम के लिए, आपने वो बताया नहीं है कि वो वकील किसके लिए लिया है, वो वकील को आप कितने पैसे दे रहे हैं. मेरा अधिकार है सोसाइटी को लिखना और पूछना कि वो जो वकील आपने किया है, फर्स्टली तो वो किसकी अनुमति से किया है. आप पैसा सिर्फ मेंटेनेंस के अलावा जो बायलॉ में दिया हुआ है उसके अलावा आप वो खर्चा, कोई खर्चा नहीं कर सकते. अगर आपको वकील करना है, आपको सर्वसाधारण मीटिंग, जनरल बॉडी मीटिंग से परमिशन लेना पड़ेगा, अप्रूवल करवाना पड़ेगा, तभी आप वो वकील को रख सकते हैं. तो अगर मैं पूछना है मेरे को, तो वो बोल सकते हैं कि भाई हमको आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते क्योंकि सेक्शन 32 और बायलॉ 171 में नहीं लिखा हुआ है. अभी ये एक झगड़े वाली बात हो जाती है. आपको याद होगा 2011 या 2012 में एक 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था. वो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसका उद्देश्य क्या था, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं एक सेक्शन जो क्लैरिटी देता है कि भी इसका मतलब क्या था. इसमें वो लिखते हैं, इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर आर्टिकल 43A फॉलोइंग आर्टिकल शैल बी इंसर्टेड. ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे भाग में एक आर्टिकल 43A जो है, उसके बाद में 43B करके एक और नया आर्टिकल को ऐड किया गया है. और 43B क्या बोलता है? 43 बोलता है, द स्टेट शैल एंडेवर to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of cooperative societies. तो अभी जो आप देखिए इसमें कितने महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये बोलता है कि जो स्टेट है वो एक वॉलंटियरली, जो अपने सहमति के साथ फॉर्मेशन हुई हो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, इंडिपेंडेंट हो अपने कामकाज में, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो. तो डेमोक्रेटिक कंट्रोल को क्या होता है? जो हम सबका अधिकार होता है, मतलब कि सबको मिलजुल के जो मैनेज करना होता है. प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट का मतलब कि भी उनको तौर तरीके से, रूल रेगुलेशन से, बायलॉ के रूल्स के मुताबिक और एक्ट के मुताबिक उनको काम करना है. वो हमारे कस्टोडियन है, वो हमारे अन्नदाता नहीं है. वो हमारे के ऊपर पुलिस वाला SHO नहीं बन के डंडा चलाने के लिए नहीं हम उनको बिठाते. उनको सोसाइटी में काम करने के लिए चलाते, ताकि सोसाइटी का दिन का काम जो है वो आसानी से चल सके और सही तरीके से चल सके. अभी आप ये देखिए 97th अमेंडमेंट में ये 43B सेक्शन जो है आर्टिकल, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए ही ऐड किया गया है. और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके तहत ऑल्सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2018 में एक उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया था, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट करी थी. 154B करके अमेंडमेंट आई थी. ये अमेंडमेंट अपने MCS एक्ट की अमेंडमेंट है. वो क्या बोलता है 2018 का जो ऑर्डिनेंस है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, वो कहता है, एवरी मेंबर ऑफ अ सोसाइटी शैल बी एंटाइटल्ड टू इंस्पेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट at society office during work office hours or any time fixed for the purpose of the society, copy of the bylaws, all records and books of accounts and entire correspondence of society. Please ये ध्यान से सुनिए. All the records and books of accounts and entire correspondence of society, excluding personal information of the members and correspondence between them and society. जो कि हेमंत सर ने बताया था कि वो
प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको नहीं हम पूछ सकते, लेकिन और ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये लेकिन क्या हुआ, ये जो महाराष्ट्र का गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस आया था, अनफॉर्चुनेटली 5 महीने के बाद में 2019 में फिर इसको अमेंड कर दिया गया, और 19 वाला जो एक्ट था वो जो मैंने पहले पढ़ा था, एक्ट ऑफ दिस थिंग, एक्ट, रूल, बाय लॉज वगैरह वगैरह, एनुअल बैलेंस शीट लिख दिया, the minutes of the register of the members, minutes of general meeting, minutes of committee meetings, and those portions of books and records in which members his transaction with the society has been recorded. तो अभी मतलब ये है कि इसमें दोबारा से एक ऑल डॉक्यूमेंट्स को अमेंड करके इसमें इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये आप जो है वो देख सकते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉन प्राइवेट डॉक्यूमेंट हैं, जनरल नेचर के डॉक्यूमेंट हैं, हालांकि इसमें साफ सफाई वाले का क्या कॉन्ट्रैक्ट है नहीं लिखा हुआ है। मैं दोबारा से वही कहना चाहूंगा, आपका अधिकार है उसको देखना, पढ़ना, इंस्पेक्ट करना और उसकी कॉपी लेना पैसे देके, आपका अधिकार है, चाहे नहीं लिखा हुआ है महाराष्ट्र ऑर्डिनेंस में, 2019 के ऑर्डिनेंस में। तो ये चीजें जो हैं, इसका फायदा जो है, जो मेंबर्स आपको मैनेजिंग कमेटी डिनाई करना चाहती है इंफॉर्मेशन, क्यों डिनाई करना चाहती है? सबसे बड़ी बात तो ये है, मैंने अभी आपको ये बताया कि इसमें कोई नेशनल सिक्योरिटी या कोई नेशनल डिफेंस पॉलिसी का मुद्दा नहीं है। ये हमारी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो 97th अमेंडमेंट बोलता है आर्टिकल 43B कि भी कोऑपरेटिव तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, मिलजुल के सही तरीके से जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होना चाहिए। तो इसमें आप मेरे को बताइए ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही? अगर आपको यही अधिकार नहीं है कि भाई जो साफ सफाई वाले हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट आप देख सकें, तो ये जो क्लैश या ये जो क्लैरिटी जो नहीं है अपने एक्ट में, बायलॉज में और ये जो ऑर्डिनेंस हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अधिकार कम होते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी के लिए आप अगर अकाउंट बुक देख सकते हो तो आप ये भी जाके देख सकते हो मैनेजिंग कमेटी ने जॉइंट रजिस्ट्रार को क्या चिट्ठी लिखी है मेंबर्स के बारे में, मेंबरशिप के बारे में या बायलॉ के बारे में, अमेंडमेंट ऑफ बायलॉ के बारे में, वो आपका अधिकार है। लेकिन प्रॉब्लम वो कहाँ आती है, क्योंकि आपको वो ना कर देते हैं तो आपके पास फिर कौन सा तरीका रह जाता है? तो आपके पास तरीका वो होता है कि आप पहले तो कमेटी को लेटर लिखें कि भाई आपने ये मेरे को नहीं दिखाए हैं, ये मेरा अधिकार है, और आप इसकी रिपोर्ट जो है जॉइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार को बनाएं कि साहब मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मेरे को इनको बोलिए कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट दिए जाए। तो जॉइंट रजिस्ट्रार आपको कभी ना नहीं बोलेगा या डिप्टी रजिस्ट्रार कि आप ये कंजर्वेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट या आप बिल्डिंग का आप रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं देख सकते हैं। इनको आदेश देंगे वो कि भाई ये इन मेंबर को दिया जाए, जो भी पैसा है उनसे लेके आप दे, इंस्पेक्शन फ्री कर सकते हैं आप। तो एक तो वो तरीका हो गया। अभी एक दूसरा तरीका जो है वो आरटीआई का तरीका है। आरटीआई एक्ट 2005 में जो आया था, उन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज सहूलतें दी हैं मेंबर्स को, लेकिन एक उसमें ये फ्लॉ रह गया कि मैनेजिंग कमेटी डजंट कम इन द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। तो उससे जो है, हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट का औरंगाबाद बेंच जो है, उन्होंने एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने बोला है कि मैनेजिंग कमेटी जो है वो पब्लिक सर्वेंट है, इसलिए उनके ऊपर आरटीआई लागू होती है। और ये जो अपने कमिश्नर और रजिस्ट्रार पुणे हैं सोसाइटीज के, उन्होंने स्वागत किया था और उन्होंने बोला था कि भी ये लागू होना चाहिए और होगा,
क्योंकि इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं मेंबर्स की सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि मे बी उसके ऊपर फिर चर्चा हुई होगी। तो आपके पास क्या अधिकार है, जैसे हेमंत सर ने बताया था, आप जॉइंट रजिस्ट्रार को आरटीआई डाल सकते हैं, और जॉइंट रजिस्ट्रार क्योंकि पब्लिक सर्वेंट है, उनको आप बोल सकते हैं मेरे को कंजर्वेंसी या मेरे को अपनी बिल्डिंग रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो देखना है, या मेरे को उसकी कॉपी चाहिए है, प्लीज आप मेरे को वो कॉपी दिलवाइए। तो जॉइंट रजिस्ट्रार की जिम्मेवारी बनती है आरटीआई के टैक्ट के तहत कि वो आपको वो डॉक्यूमेंट्स मुहैया करवाए। अभी जॉइंट रजिस्ट्रार के पास देखिए बहुत सारी पावर्स होती हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास बहुत सारी पावर होती है। अफसोस की बात यह है कि वो ये पावर्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर सोसाइटी आपको नहीं देती है डॉक्यूमेंट्स, तो जॉइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 78 ऑल्सो फाइन लगा सकता है और बोल सकता है कि भाई आप डॉक्यूमेंट नहीं दोगे तो हम आपको इतना पैसा जो है वो रोज का फाइन लगाएंगे। लेकिन होता नहीं है जॉब नॉर्मली, तो उसका जो है वो इस्तेमाल नहीं होता है। 79 जो है सेक्शन, उसके तहत 78 के तहत तो जॉइंट रजिस्ट्रार कमेटी को बर्खास्त कर सकता है कि आप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो। तो अगर सेक्रेटरी आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा, वो सेक्रेटरी को नोटिस देके उसकी हियरिंग करके वो सेक्रेटरी को बर्खास्त कर सकते हैं अंडर सेक्शन 78। और 79 को इन्वोक करते हुए वो उनके ऊपर फाइन लगा सकते हैं उनके हुक्म की तामील ना करने के लिए। ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं है, उन जॉइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार के ऑर्डर की तामील या उसका उल्लंघन करने के लिए उनको फाइन लग सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये डिप्टी रजिस्ट्रार अपनी ये पावर्स का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? तो लेकिन जो एक चीज और बताना चाहूंगा कि रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से, जैसे 154B8 जो है उसने आपको अधिकार दिया है कि भाई आप ये डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, और आपको वो 1 महीने के बीच में उनको ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं। जो एडेड सोसाइटी होती है उनके लिए 45 डेज है, 45 दिन। जो एडेड सोसाइटी नहीं है उसके लिए 30 दिन है। तो अगर वो नहीं करें तो आप जॉइंट रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिख सकते हो। जॉइंट रजिस्ट्रार के लेवल पे मैंने आपको 2 बताया, 79 सेक्शन का, और फिर मैंने 78 का भी बताया, जहां हियरिंग करके डिफॉल्टर एमसी मेंबर को निकाल भी सकते हैं। लेकिन 127(1) जो है 154B27(1), 154B27(1) जो है उसको भी इन्वोक करके जॉइंट रजिस्ट्रार जो है वो सोसाइटी को बोल सकते हैं कि उसके तहत आप जो है वो मेंबर्स को ये आप डॉक्यूमेंट जो उन्होंने मांगे हैं वो आप मुहैया करवाएं। उसके आगे का प्रोविजन जो है 27(2) वाला 154B27(2), वो ये प्रोविजन है कि अगर तभी भी कमिटी आपको डॉक्यूमेंट नहीं देती है तो 27(2) के तहत डिप्टी रजिस्ट्रार कैन डिप्यूट ऑफिस स्टाफ फ्रॉम हिज ऑफिस, सोसाइटी में भेज सकते हैं एक रोजनामे के साथ, और कमिटी को सेक्रेटरी को दे सकते हैं कि ये आपको रोजनामा दिया जा रहा है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप सोसाइटी ये मेंबर को दीजिए, नहीं तो उसको जॉइंट रजिस्ट्रार के दफ्तर में दीजिए। तो वो भी एक जॉइंट रजिस्ट्रार के अंडर पावर होती है 154B27(2), जिससे कि वो डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं कमेटी के थ्रू। तो ये मैंने आपको बताया कि भी ये कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशन 32, फिर 171 बाय लॉ, उसके बाद में आरटीआई रूट, 154B जो अमेंडमेंट है उसके हिसाब से, 154B8 जॉइंट रजिस्ट्रार के अधिकार क्या है, 79, 78 के तहत,
और फिर हाउ ही कैन अप्लाई 154B 27(1) एंड 27(2). तो ये सब चीजों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपको कोई भी नॉन प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है कमेटी से मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप जाके, और प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, मैनेजिंग कमेटी से कभी डरना नहीं है। वो खुदा नहीं है, वो हमारे मालिक नहीं है, वो हमारे जैसे पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, एमएलए साहब बोलते हैं मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित हुआ, मेरे को वोट देना। ऐसे वो लोग भी आते हैं आपके पास, क्या बोलते हैं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं कमेटी में आके, प्लीज मेरे को वोट देना। और उसके बाद में तानाशाही जो है वो नहीं चलती है और नहीं चलने देनी है। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अगर इसकी रिपोर्ट कर दूंगा जो डिप्टी रजिस्ट्रार को, जॉइंट रजिस्ट्रार को कागज मांगने के लिए, पत्र मांगने के लिए, तो ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। बन सकते हैं, मैं ये नहीं बोलता नहीं बनेंगे, वो मैंने झेला है, वो आज भी झेल रहा हूं, लेकिन डट के मुकाबला कर रहा हूं। और मोटिव जो है इनका क्या है कि हमारा जो कार्य का जो हम कार्यक्रम करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं, जो हम जैसे हम काम कर रहे हैं, वो सब मेंबर्स में सार्वजनिक ना हो जाए। अगर मैं इनको ये दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा, ये डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा, उसमें कुछ और लिखा हो, और ये भी मैं बता दूं आपको, मैनेजिंग कमेटी डॉक्यूमेंट्स को गायब भी कर सकती है और करती भी है। क्यों? क्योंकि उसमें उनके अगेंस्ट बहुत भयानक इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मौजूद होता है। क्योंकि अगर आपके हाथ में वो डॉक्यूमेंट लग गया तो आप उनकी खटिया खड़ी कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, क्रिमिनल केस कर सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करेंगे, वो डॉक्यूमेंट को गायब भी कर सकते हैं। और ये भी एक डॉक्यूमेंट को गायब करना एक निहायत गलत क्रिमिनल ऑफेंस है, जिसमें 3 साल की जेल भी हो सकती है। और कई बार तो क्या होता है, आप अपना डॉक्यूमेंट, आप अपने बिल्डिंग की रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहेंगे, उसका मान लो कि 50 लाख रुपया उसका उन्होंने तय किया है, लेकिन अगर दूसरी बिल्डिंग का और 60 लाख है, तो ये आश्चर्य नहीं होना चाहिए आपको कि अगर वो पढ़ के सुना रहे हैं कि दूसरी बिल्डिंग का भी आपको पढ़ के सुना सकते हैं कि भी उस हमने आपकी बिल्डिंग का 60 लाख के लिए तय किया है। ये सब हेरा फेरी चलती हैं, और ये इसीलिए चलती हैं क्योंकि मैनेजिंग कमेटी के ऊपर कोई देख रेख आंख नहीं रखता है। मेंबर्स बोलते हैं मेरे को क्या लेना देना है, मेरे को क्या करना है, मैं अपना शांति से रहना चाहता हूं, मैं अपना मेंटेनेंस बिल भर रहा हूं महीने के महीने, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे तो मैनेजिंग कमेटी बेलगाम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मेंबर्स ऐसे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ऑल द टाइम मैनेजिंग कमेटी ही जो है वो गलती पे होती है, कई बार मेंबर भी तंग करने लग जाते हैं। अच्छी मैनेजिंग कमेटी भी होती है, मैं आपको बताता हूं कि अच्छी मैनेजिंग कमेटी को भी मेंबर ऐसे बन जाते हैं, ग्रुप बन जाता है, जो अच्छा काम कर रही है मैनेजिंग कमेटी, तौर तरीके से काम कर रही है, रूल के मुताबिक काम कर रही है, उसको तंग करना शुरू कर सकते हैं। वो बेफजूल के डॉक्यूमेंट्स मांगना शुरू कर सकते हैं। या मैं आपको एक किसी की उदाहरण दे सकता हूं कि भी कोई मान लो कि किसी मैनेजिंग कमेटी ने कोई रूल रेगुलेशन अप्लाई किया मेंबर्स के ऊपर, घर के अंदर आपको ये नहीं करना चाहिए या घर के बाहर आपको कॉमन एरिया में नहीं करना चाहिए, वो रूल के मुताबिक है, आपने रूल के मुताबिक जो मैनेजिंग कमेटी उसने किया है, लेकिन जिन्होंने किया है वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। वो बोले तुम कौन होते हो मेरे को बताने वाले, मैं घर के अंदर चाहे पिलर तोड़ूं या बीम तोड़ूं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत ही सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। आप बीम को, पिलर को आप नहीं टच कर सकते, आपके घर के अंदर भी है तो, क्योंकि उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग की जो
सेफ्टी है, स्ट्रक्चरल साउंडनेस है, वो उसके ऊपर निर्भर करती है। आपने टैंक बैठाना है अपने किचन में, आपने देखा ये बीम मेरे रास्ते में आ रहा है, क्लियरेंस थोड़ी है, तो बीम को छीलना शुरू कर दिया, बीम छील दिया। जो 1-1.5 फुट का बीम था, 6 इंच उसमें से छील दिया उसको, वो बीम को आपने वीक कर दिया। वो बीम को आपने सिर्फ अपने फ्लैट में वीक नहीं किया, आपने पूरी बिल्डिंग वीक कर दी। लेकिन मैनेजिंग कमेटी ने ठीक काम बोला उनको कि आप नहीं कर सकते, इसको मत करो आप, लेकिन उसके दुश्मन बन जाते हैं। तो ये भी होता है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में कैसे लोग गलती से भी अच्छी मैनेजिंग कमेटी को भी तंग करते हैं, वो हेमंत सर को मैं बाद में रिक्वेस्ट करूंगा, वो भी कुछ उदाहरण आपको दे सकते हैं। अभी मैं आखिर में आपको एक दो चंद रूल्स बताना चाहता हूं, जो बहुत ही सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आपको ज्ञान होना चाहिए कि एमसीएस एक्ट में एक सेक्शन है जिसको 146 सेक्शन बोलते हैं, और वो सेक्शन में लिखा हुआ है कि आप कौन कौन से उल्लंघन के लिए, मैनेजिंग कमेटी के उल्लंघन के लिए आप जॉइंट रजिस्ट्रार से अनुमति ले सकते हो अंडर सेक्शन 148 इन ब्रैकेट 3 टू प्रोसिक्यूट द मैनेजिंग कमेटी फॉर वायलेटिंग और डिनाइंग यू द डॉक्यूमेंट्स और डिनाइंग यू समथिंग एल्स। वो सारे A to Q तक दिया हुआ है, वो आप जरूर पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है सब कि अगर सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी ये करती तो आप ये कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में सेक्शन J एप्लीकेबल होता है, 146J, सेक्शन 146 P2, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये सेक्शन P2 जो है ये नई एडिशन है। पहले सेक्शन जो 146 का जो सेक्शन था उसमें सिर्फ P सेक्शन था, और 97 अमेंडमेंट के बाद में एक P2 सेक्शन जोड़ा गया है जो डॉक्यूमेंट के बारे में है, और सेक्शन 146Q। ये सारे जो तीन जो हैं उसमें ये भी आ जाता है कि आपने जॉइंट रजिस्ट्रार के आदेश का उल्लंघन किया है, क्योंकि आपने जॉइंट रजिस्ट्रार या डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करी, उसने चिट्ठियां लिखी, तो ये जरूरी तो नहीं है कि कमेटी ने आपको दे दी। अगर नहीं दी तो आप 146 के तहत उनको कंप्लेंट डाल सकते हो, हियरिंग होगी और जॉइंट रजिस्ट्रार आपको अनुमति देगा 148(3) के तहत उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, और उसकी जो सजा है वो दी हुई है 147 सेक्शन में। तो 140 सेक्शन जो है 147 सेक्शन ऑफ एमसीएस एक्ट, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि इस जुल्म का, इस वॉलेशन का, इस उल्लंघन का ये सजा है, और उसमें जेल का भी प्रावधान होता है। उसमें ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो फाइन का प्रावधान है, लेकिन जॉइंट रजिस्ट्रार के आदेश का उल्लंघन करना, मैनिपुलेशन ऑफ बुक्स करना या मैनिपुलेशन डॉक्यूमेंट गायब कर देना, उसके लिए जेल का प्रावधान भी है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपना आज का जो मैंने आपसे जो एक्सपीरियंस शेयर करना था वो मैं खत्म करता हूं। और ये जो है ये एक्सपीरियंस प्योरली मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने कहीं कुछ मतलब कि ट्रेनिंग नहीं ली है, ये मेरा अपना निजी एक्सपीरियंस है। और जब मैं सोसाइटी का मैनेजमेंट में था तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई भी करी और रूल्स रेगुलेशन की जानने की कोशिश करी। कहने का मैं अंत में यही कहूंगा कि कानून आपके साथ है, डरना नहीं है, अपने राइट्स को एक्सरसाइज करिएगा। लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, आंखें बंद नहीं करनी है, मुंह बंद नहीं रखना है, अपनी ड्यूटीज भी निभानी है, जनरल बॉडी मीटिंग अटेंड करनी है, मैनेजिंग कमेटी को सवाल जवाब करने हैं, उनको पूछना है ये खर्चा इधर क्यों हुआ, ये इतना खर्चा क्यों हुआ, ये ऐसे आपने किया तो क्यों किया है, वो आपका निजी अधिकार और फर्ज बनता है। थैंक यू वेरी मच सर, आई हैव कंप्लीटेड माय टॉक। ओवर टू हेमंत सर।